अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महा आमिर और आपको खुशामदीद करती हूँ हमारे आई हेल्थ के प्रोग्राम सेहत सबके लिए में। आज के शो में हम बात करेंगे ब्लड डिसऑर्डर्स पे, जिसको आम ज़बान में खून की बीमारियाँ भी कहा जाता है। इसी सिलसिले में आज का शो हमने 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया, जिसमें फर्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कॉमन ब्लड डिजीज़ के बारे में और पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, और सेकंड सेगमेंट में विच इज़ नियर टू द एंड ऑफ द शो वी विल टॉक अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड डोनेशन, जो कि दोनों का काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड एक कनेक्शन है। हम वेलकम करते हैं डॉक्टर फातिमा मिराज को, हु सेक्शन हेड एट हेमेटोलॉजी एंड ब्लड सेंटर एट इंडस हेल्थ नेटवर्क। डॉक्टर फातिमा, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि सबसे कॉमन ब्लड डिजीज़ेस जो पाकिस्तान में पाई जाती हैं, आप उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो आई थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया और नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स इन फैक्ट। सो इट इज़ बेसिकली ब्लड डिसऑर्डर वो होते हैं कि जिनमें कि आपकी पूरी बॉडी एक तरह से उसमें इफ़ेक्ट हो रही होती है। इसमें ब्लड डिसऑर्डर्स बेसिकली जो हो रहे होते हैं उसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं, उन्हीं रीज़न से फिर कॉजेज़ निकलते हैं। लाइक अगर बोन मैरो जहाँ से हमारा खून बनता है वहाँ पे आपकी कोई कमी है या कोई एबनॉर्मेलिटी है तो वो एक तरह के ग्रुप ऑफ डिजीज़ेस उससे निकलते हैं। या फिर बोन मैरो आपका सही फंक्शन कर रहा होता है लेकिन आपका जो खून जो बन रहा है वो जिस्म के किसी और हिस्से में डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, तो वो एक ग्रुप है। और फिर एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स कहते हैं। उन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में होता ये है कि पेशेंट जो है वो एक्सेसिवली ब्लीड कर रहा होता है, तो वो उनमें कुछ प्रोटीन्स की कमी की वजह से हो जाता है या प्लेटलेट्स की कमी की वजह से हो जाता है, जो अगेन बोन मैरो में बन रही होती हैं। तो दीज आर बेसिकली, तो ब्लड जो डिसऑर्डर्स है दे आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स। उसमें जो आप बेसिकली जो कॉजेज़ आते हैं उसमें जो सेल लाइन इफ़ेक्ट हो रही होती है उसी के हिसाब से कॉजेज़ आ रहे होते हैं। कि एनीमिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, उस एनीमिया में बेसिकली वो जो सबसे ज़्यादा कॉमन है हमारे यहाँ वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, फिर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है, फिर एक ग्रुप होता है ऑटोइम्यून हेमोलिटिक या हेमोलिटिक एनीमिया, जिसमें आपके जो रेड ब्लड सेल्स जो सुर्ख खलिए होते हैं वो ब्रेक हो रहे होते हैं बॉडी में। तो उसमें बहुत तेज़ी से पेशेंट को जो है हीमोग्लोबिन उसका कम हो रहा होता है, वो एक तरह से एक इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है। एंड देन वी हैव अ ग्रुप ऑफ डिजीज़ेस इन विच द ब्लड गेट्स थिकन, यानी खून गाढ़ा हो जाता है। उसकी रीज़न है एक डिज़ीज़ होती है जिसको हम पॉलीसाइथीमिया वेरा कहते हैं, जिसमें सुर्ख खलिए बहुत बढ़ जाते हैं। और इसी तरह से प्लेटलेट्स जो सबसे छोटे सेल्स जो ब्लड में होते हैं वो बढ़ जाते हैं, उसको हम ईटी एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया कहते हैं। तो ये सारे खून को बहुत थिकन करते हैं, जिसकी वजह से फिर पेशेंट्स को मुख्तलिफ़ किस्म की सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं। और फिर WBCs हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं जो ब्लड का एक हिस्सा है। RBCs पे हमने बात कर ली। वाइट ब्लड सेल्स में हमारे पास जो है ज़्यादातर इन्फेक्शंस वगैरह में भी बहुत बढ़ जाता है, लेकिन फिर एक मेलिग्नेंसीज कैंसर होता है जिसको ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर कहते हैं, ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमास, वो इसका एक हिस्सा है। उसके अलावा बाज़ दफ़ा ल्यूकीमिया या लिम्फोमा नहीं होता, लेकिन उनकी जो मेकिंग होती है सेल्स की उनमें ख़राबी पैदा हो जाती है, तो वो डिस्प्लेजिया, माइलोडिस्प्लेजिया MDS कहते हैं। तो वो एक ग्रुप ऑफ डिज़ीज़ है जो काफ़ी वाइड ग्रुप ऑफ डिज़ीज़ है। फिर देन लास्टली है कि प्लेटलेट की कमी की वजह से, जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या ITP कहते हैं, तो वो बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स होता है। और उसके साथ साथ जो प्लाज्मा में हमारे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, यानी ब्लड में हमारे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग या खून जमने में हेल्प करते हैं, तो उनमें अगर डिस्टर्बेंस होती है तो उसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, इन विच जो है एक मेजर ग्रुप हीमोफीलिया का है, वॉन विली ब्रांड डिजीज़ है। और उसके अलावा रेड सेल्स में एक है थैलेसीमिया या हीमोग्लोबिनोपैथी का एक बड़ा ग्रुप है जो हमारे माशरे में भी काफ़ी है। तो ये दीज आर बेसिकली द कॉजेज या डिजीज़ेज ऑफ द कॉमन डिजीज़ेज ऑफ द ब्लड। जी, पाकिस्तान में तो इतनी कॉमन नहीं, लेकिन ये जनरली एक ब्रॉडली क्लासिफिकेशन जिसको हम कहते हैं कि ब्लड डिसऑर्डर्स की है। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर फॉर टेलिंग अस कि कॉमन डिजीजेस क्या हैं, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है हमारी ऑडियंस के लिए भी जानना। अब आप थोड़ा ये भी हमें बताएं कि इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, मतलब एक पेशेंट को हम कैसे कह सकते हैं ब्लड डिजीज़ हो गया, क्या वो जेनेटिकली होता है या फिर अदर फैक्टर्स ऑल्सो प्ले इनटू इट?
ब्लड डिजीजेस जो है बेसिक ब्रॉडली हम दो में कैटेगराइज करते हैं, एक एक्वायर्ड होता है और एक हेरिडिटरी होता है। तो जो ब्रॉड ज़्यादा हमारी कुछ एक्वायर्ड कॉजेज़ हैं, जैसे जो एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल एनीमिया जिनको हम ब्रॉडली कहते हैं, वो डेफिनेटली एक्वायर्ड होती है। लेकिन ज़्यादातर ब्लड डिजीजेज उनका किसी ना किसी लेवल पे म्यूटेशन यानी जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट होता है, इनहेरिटेंस भी होता है। जैसे थैलीसीमिया है, बेसिकली इट्स जेनेटिक इनहेरिटेंस बेसिकली, तो वो फैमिलीज़ में चल रही होती है। हीमोफीलिया भी चल रही होती है। ल्यूकीमियाज, लिम्फोमाज या मेलिग्नेंसी जो है उसमें मतलब इट्स नॉट वेरी क्लियरली डिफाइंड कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है या नहीं है, लेकिन दे आर स्पेकुलेशंस कि उनमें भी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, लेकिन इतना क्लियरली डिफाइन नहीं है जिस तरह हीमोग्लोबिनोपैथीज या थैलेसीमिया या हीमोफीलिया वगैरह का। तो यस, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है इन ब्लड डिसऑर्डर्स। ठीक है। अच्छा, नाउ आई थिंक इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हमें पता चले कि साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मिनट आई एम फाइन एंड द नेक्स्ट मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे में कोई इतनी बड़ी बीमारी है? तो उसके कोई ऑब्वियस या कोई कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं इन सारे ब्लड डिजीजेस के? जी, साइन एंड सिम्टम्स हैं। साइन एंड सिम्टम्स दे आर मोस्टली लिंक्ड टू द टाइप ऑफ द सेल लाइन विच इज़ अफेक्टेड। क्योंकि बोन मैरो आपके बहुत सी चीज़ें बना रहा है, रेड ब्लड सेल्स बना रहा है, प्लेटलेट्स बना रहा है, वाइट सेल्स बना रहा है। फिर तो ये जो सेल लाइन अफेक्ट होती है ज़्यादा, उसके हिसाब से सिम्टम्स ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट करते हैं इनिशियली, एंड लेटर कुछ भी हो सकता है अगर सारी सेल लाइन्स हो। फॉर एग्जांपल अगर एनीमिया है, रेड सेल्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो पेशेंट ज़्यादा आपको प्रेजेंट करेगा फटीग के साथ, थकावट है, कमज़ोरी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, और पैल्पिटेशन या टैकीकार्डिया जिसको मतलब दिल तेज़ी से धड़क रहा हो, ये चीज़ है। WBCs अगर इफेक्ट हो रहे होते हैं तो WBC चूँकि इट्स मोर लिंक्ड टू द आवर बॉडीज़ डिफेंस मैकेनिज्म, तो उसमें फिर आप जो लोग WBCs का इफेक्ट उनका इफेक्ट होता है तो वो बेसिकली प्रेजेंट करते हैं विद इन्फेक्शंस हैं, रिपीटेड इन्फेक्शंस हैं, या बहुत लंबा क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं, उनको हम कह रहे होते हैं। या फिर अगर उनके सेल काउंट्स बहुत बढ़ रहे होते हैं तो ल्यूकीमिया, लिम्फोमा में जैसे, तो वो ब्लड खून गाढ़ा होता है, उसके अपने बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो वो उसके साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इसी तरह अगर प्लेटलेट के साथ या प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ प्रॉब्लम है तो उसमें ब्लीडिंग की तरफ ज़्यादा सिम्टम होते हैं। कट हो गया है तो देर से खून जमता है, ज़्यादा लंबा खून बह रहा होता है, बाकी स्किन में रेड स्पॉट्स आ रहे होते हैं जिसको पिटिकी या ब्रूजेस वगैरह हम कह रहे होते हैं। तो ये इस तरह से सिम्टम्स हैं डिपेंडिंग ऑन द सेल लाइन विच इज़ मोर अफेक्टेड। ओके, ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट द डायग्नोसिस, कि डायग्नोसिस किस तरह होती है, टेस्ट क्या होते हैं, बिकॉज ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पता, अच्छा ग्लोबल इशू के लोग अगर आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं ना कि क्या साइंस और सिम्टम्स है, उसके बाद दे डोंट गो टू द हॉस्पिटल, क्योंकि या तो वो टेस्ट से डर रहे होते हैं या उनको पता ही नहीं होता किस तरह के टेस्ट हैं। सो अगर उसके बारे में भी यू कैन टेल अस कि जब आप डॉक्टर्स डायग्नोसिस किस तरह कर रहे होते हैं इन डिजीजेस की? देखिए, सारे ब्लड डिजीजेस के डायग्नोसिस जो है ना, उसके 2-3 टेस्ट हैं जो मेन टेस्ट हैं, जो कि हर मतलब उसमें किसी हेमाटोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप जनरल फिजिशियन के पास जाएं या आपको खुद भी वेल अवेयर हो तो आप वो टेस्ट करा सकते हैं। जैसे CBC जिसको कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जितने भी मैंने अभी कॉजेज़ आपके साथ डिस्कस किए हैं उनमें मेजॉरिटी कॉजेज़ की रिफ्लेक्शन हमें CBC में मिल रही होती है। तो लेकिन दैट इज़ बेसिकली कि आप प्रॉपर जगह से वो CBC और स्मेयर जो हम स्मेयर बनाते हैं उस ब्लड के सैंपल से, उसकी रिव्यू प्रॉपर हो तो वी कैन गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट CBC। फिर उसके बाद देन उसके आगे बहुत सारे टेस्ट हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर गेटिंग ऑन योर इनिशियल टेस्ट। तो वो फिर थोड़ा स्पेशलाइज्ड टेस्ट है जिसमें बोन मैरो आ जाता है, फ्लो साइटोमेट्री आ जाता है, फिर साइटोजेनेटिक टेस्टिंग में फिश है, कैरियोटाइप है अगर आप मेलिग्नेंसी की तरफ जा रहे हैं। अगर आप इन्फेक्शंस की तरफ जा रहे हैं तो कल्चर्स है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उसका तो मेन स्टेज जो टेस्ट है वो हमारा बहुत ही हर लैब में वो टेस्ट अवेलेबल है, दैट इज़ प्रोथ्रोम्बिन टाइम और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, APTT कहलाता है। PT and APTT आर द मेन स्टे, एंड उसके बाद यू गो ऑन इनटू द पूरा कोएगुलेशन प्रोफाइल। तो बेसिकली टू like conclude it, CBC and PT APTT are the first line and then you go on with those. अच्छा डॉक्टर, इफ वी कैन आल्सो टच ऑन द प्रिवेंटिव मेथड्स की किस तरह यू कैन प्रिवेंट, बिकॉज अगर जेनेटिक है तब तो आई थिंक वी कांट प्रिवेंट ऑब्वियसली, बट अगर ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है तो क्या हमें अपनी डाइट पे फोकस करना चाहिए
या फिर कोई मेडिसिन लेनी चाहिए शुरू से? हाउ शुड वी प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग? चूँकि पाकिस्तान में अगर हम अपनी पॉपुलेशन की बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी जो है इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एनीमिया, और उसमें फीमेल्स जो हैं दे आर मच मोर अफेक्टेड। तो और आयरन डेफिशिएंसी या एनी न्यूट्रिशनल इज मोस्टली इट्स एक्वायर्ड, मीनिंग कि वो इनहेरिटेंस में नहीं आती, जेनेटिक नहीं है। तो उसमें डेफिनेटली आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आयरन रिच कंटेनिंग डाइट आपके डेली डाइट का हिस्सा हो, और तो फिर आपको इवन सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं होगी इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ़ योर डाइट। अब ये बाकी जो थैलेसीमिया या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो हमारे यहाँ कॉमन है वो तो दोज आर ऑल जेनेटिक। तो उसमें वही बात होती है कि उसमें फिर आप मतलब हमारे यहाँ नहीं है, बट मैरिज से पहले जो है आप एक जैसे हीमोग्लोबिनोपैथी में ट्रेट स्टेट होती है जिसमें कि मरीज़ खुद सिम्टोमेटिक नहीं होता, लेकिन अगर जो उसका स्पाउस है वो भी ट्रेट है तो देन यू कैन हैव चांसेस ऑफ हैविंग मेजर चाइल्ड, एंड देन दैट चाइल्ड वुड बी completely symptomatic. तो वी कैन अवॉइड दैट। उसके अलावा फिर CVS वगैरह होती है कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप टेस्टिंग वगैरह करें, तो दिस इज़ सम डिफरेंट टॉपिक। तो जनरली ये है कि यही है। अच्छा डॉक्टर फातिमा, अभी आपने जैसे हमें बताया कि डाइट कंट्रोल रखनी चाहिए, आयरन सप्लीमेंट्स या आयरन ज़्यादा हमें डाइट में लेना चाहिए। इसके अलावा जो थैलेसीमिया इस तरह की जो बीमारियाँ जो हमें जेनेटिकली पास ऑन होती हैं, उसके बारे में क्या प्रिवेंशन या उसका क्या ट्रीटमेंट प्लान होता है? इसमें जो इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं वो बोन मैरो से रिलेटेड और जो डिसऑर्डर्स हैं जैसे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया या बाकी और, तो उनमें एक जो मेन से ऑफ ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। और लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन पेशेंट्स को इतना रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिल रहा होता है कि उसमें फिर उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस, ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कुछ अरसे बाद सरफेस होने लगती हैं। तो वो फिर एक तरह से इट्स नॉट ओनली ट्रांसफ्यूजन, इट्स बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी पेशेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि और मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है ब्लड के जो आप ड्रॉ करते हैं पेशेंट डोनर से। अब हम बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड डोनेशंस के बारे में। जैसा कि डॉक्टर फातिमा ने हमें पिछले सेगमेंट में बताया था कि दैट्स आल्सो ट्रीटमेंट प्लान। सो अब हम इस पर एलैबोरेटिवली बात करेंगे, जिसके लिए मैं वेलकम करना चाहूँगी डॉक्टर नीलम मंसूर को, हु इज अ कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट एंड इंचार्ज ब्लड सेंटर। डॉक्टर नीलम, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करती हूँ हमारे शो में। थैंक यू फॉर कमिंग बाय। अभी पिछले सेगमेंट में डॉक्टर फातिमा ने हमें बताया था कि ट्रीटमेंट प्लान जो है उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ अ वेरी बिग कंपोनेंट। अगर उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दें कि लेमैन टर्म में ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती क्या है, किस तरह होती है, एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ इट? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड बीइंग अ डॉक्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पेशेंट्स को सर्व करना नहीं है बल्कि कम्युनिटी में अवेयरनेस भी हमें स्प्रेड करनी है। अच्छा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बेसिकली लाइफ सेविंग मेजर ये उस वक्त किसी भी पेशेंट को दी जाती है जब किसी और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से आप उसकी लाइफ सेव नहीं कर सकते। एज अ लास्ट रिजॉर्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूज़ की जाती है, चाहे किसी भी कंपोनेंट की हो, रेड सेल्स हों, प्लेटलेट्स हों या प्लाज्मा हो, कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो उस वक्त पेशेंट की लाइफ सेव कर सकता है। कोई सर्जरी है या कोई सीवियर एनीमिया का पेशेंट है या सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जैसे कि वाइट सेल्स जैसे कहे जाते हैं कि अगर वो कम हो जाते हैं, जैसे डेंगू के पेशेंट्स हैं या लाइक जैसे कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनमें भी प्लेटलेट्स ड्रॉप कर जाते हैं, तो उन पेशेंट्स को प्लेटलेट की ट्रांसफ्यूजन दी जाती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि ट्रीटमेंट का पार्ट होते हैं, बट एक्चुअली डिजीज़ की क्योर नहीं है, उस वक्त सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड होते हैं और ये बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट होता है, राइट? जी ठीक है। अच्छा, आई एम श्योर ये लाइफ सेविंग होगा, लेकिन इससे कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे, कोई रिस्क फैक्टर्स भी होंगे जी। इसके अपने रिस्क फैक्टर्स हैं। ट्रांसफ्यूजन देखें, आप कितना ही सेफ ब्लड ले लें, कितनी ही अच्छी टेस्टिंग कर लें, लेकिन ऑलवेज देयर इज़ सम चांसेस कि उसमें इन्फेक्शन का रिस्क होता है। जो मेजर इन्फेक्शस डिजीज़ हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी, HIV है और सिफिलिस या मलेरिया, ये कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिसका चांस रहता है। अब हमारे पास वैसे तो बहुत अच्छी टेस्टिंग हो रही है, स्पेशली इंडस में हम लोग नेट टेस्टिंग कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग ना, जो कि इन डिजीज़ के विंडो पीरियड को बहुत मिनिमाइज़ कर देती है। विंडो पीरियड वो होता है जिसमें कि पेशेंट ने इन्फेक्शन एक्वायर कर लिया होता है लेकिन वो डिटेक्टेबल नहीं होता है। स्पेशली जो कॉमन टेस्टिंग मेथडोलॉजीज़ हैं उनसे वो इन्फेक्शन उस वक्त डिटेक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ स्पेशल टेस्ट ऐसे हैं जिससे वो विंडो पीरियड में भी डिटेक्ट हो सकता है।
तो उन टेस्टिंग के थ्रू दो वो डिटेक्ट हो जाता है, बट स्टिल कुछ ना कुछ मिनिमम चांसेस रह जाते हैं कि ट्रांसफ्यूजन के थ्रू वो पेशेंट में जा सकता है। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रांसफ्यूजन के थ्रू पेशेंट्स के अंदर, कोई बीमारियां या व्हाट इज इट? देखिए, हेपेटाइटिस है, बी और सी दोनों ही, और थोड़ा सा भी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसका रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा है, और उसके अलावा HIV है, बहुत कम है बट स्टिल कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आ रही होती है। तो ये कुछ डिजीज़ हैं। उसके अलावा ट्रांसफ्यूजन के अपने कुछ और कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, लाइक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो सकते हैं पेशेंट को। जब ट्रांसफ्यूजन होती है इसमें मोस्ट कॉमन तो एलर्जिक रिएक्शन है ना, वो एक नेचुरल फिनोमिना है, किसी को भी एलर्जी हो सकती है, तो ये एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है किसी भी ब्लड कॉम्पोनेंट से। और उसके अलावा और कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक आपने पेशेंट को ब्लड चढ़ाया लेकिन वो उसमें जाके खून टूटने लगता है ना, जो रेड सेल्स होते हैं वो टूटने लगते हैं, हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस कहलाते हैं, वो हो सकते हैं। तो ये है, इन सब के चांसेस कम होते हैं। उनकी अपनी कुछ मैनेजमेंट है जो कि यूजुअली जो बेड साइड डॉक्टर्स होते हैं वो देख रहे होते हैं कि अगर पेशेंट ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स डेवलप करे तो उसको मैनेज करें। अच्छा, इससे पहले आपने सेव ब्लड्स की बात की थी कि सेव ब्लड जो है यही कोशिश रहती है कि सेव ब्लड हम ट्रांसफ्यूज करें, तो व्हाट डू यू मीन बाय सेव ब्लड? अच्छा, देखिए, अगर हम सेव ब्लड की बात करें ना, सेव ब्लड जो है एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। सेव ब्लड जो है ना वो स्टार्ट होता है बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से, जो ब्लड कलेक्शन का फर्स्ट स्टेप है, यानी कि जब आप डोनर को सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर ब्लड डोनेशन, तो वहाँ पे उसका एग्जामिनेशन, उसकी हिस्ट्री जो कि बहुत स्ट्रिंजेंट होनी चाहिए। आपका डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया जितना स्ट्रिंजेंट होगा आप उतना ही हेल्दी डोनर सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास UDHQ है जिसके थ्रू हम पेशेंट की हिस्ट्री, डोनर की हिस्ट्री ले रहे होते हैं। तो एक तो उसका हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, उसके बाद आपने जब कलेक्शन की है तो उस बैग को टाइमली आपने ब्लड बैंक तक ट्रांसफ़र करना, उसका स्टोरेज, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, मतलब जितने स्टेप्स हैं वो सब स्टैंडर्डाइज्ड हो, वेल ट्रेंड आपका स्टाफ हो, आपकी टेस्टिंग स्टैंडर्डाइज्ड हो, उन सब की बेसिस पे इन द एंड आपके पास सेफ ब्लड आता है। तो उसको समराइज़ करना मतलब वो चंद अल्फाज में, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो यू मीन कि जितना हम प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करें उतना ही ज़्यादा सेफेस्ट ब्लड आप जो है पेशेंट को दे सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने ब्लड डोनेशंस की बात की है, थैंकफुली, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही लीड अप था। अच्छा, अभी तक आपने जो बताया वो हमें पेशेंट पर्सपेक्टिव बताया, विच इज़ आई एम श्योर वेरी हेल्पफुल, लेकिन एज अ नॉर्मल पर्सन मुझे डोनेशन के हवाले से बताएं कि अगर मुझे ब्लड डोनेट करना है तो फिर मेरी बॉडी में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो भी मोटिवेट हो एंड दे कैन ऑल्सो देन बी अ पार्ट इन सेविंग लाइव्स। देखिए, ब्लड डोनेशन के बहुत फ़वाइद हैं। एक तो पेशेंट के लिए तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ सेविंग है, लेकिन डोनर के लिए भी ये बहुत यूज़फुल होता है। डोनर जब जाता है कोई भी ब्लड डोनेशन के लिए तो उसकी जो है पूरी हिस्ट्री ली जाती है, उसका एग्जामिनेशन होता है, तो उस तरह उसका पूरा चेकअप हो जाता है, जो कि यूजुअली हम लोग नहीं जाते। जो भी हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं वो यूजुअली अपना चेकअप कराने या अपनी इन्फेक्शस डिजीज़ टेस्टिंग करवाने नहीं जाते हैं। लेकिन ब्लड डोनेशन एक ऐसा काम है कि उसके लिए जब आप जाते हैं तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चेकअप, आपकी हिस्ट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है डोनर सिलेक्शन का, वो हो जाती है। और उसके बाद आपकी इन्फेक्शस डिजीज़ की टेस्टिंग जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जितने भी ब्लड सेंटर्स हैं, ब्लड बैंक्स हैं, वो इन्फेक्शस डिजीज़ टेस्टिंग के लिए डोनर को चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको अपना ये स्टेटस पता चल जाता है, आपका ब्लड ग्रो हो जाता है, जो कि कभी कुछ लोगों ने करवाया होता है, कुछ को नहीं पता होता, तो वो आपको पता चल जाता है। दूसरा ये कि एक डोनर से जो भी ब्लड बैग कलेक्ट किया जाता है उससे 3 कंपोनेंट्स बनते हैं। रेड सेल्स अलग होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। तो इस तरह आपके ये 3 कंपोनेंट्स 3 डिफरेंट पेशेंट्स को जाते हैं, तो आप 3 लाइफ सेव कर रहे होते हैं। तो ये बातें जो डोनर्स, जो कि वॉलंटरी डोनर्स हैं, रूटीन में डोनेट करते रहते हैं, उनको ये चीज़ें पता हैं। तो उनमें एक तो मतलब ख़ुद भी बहुत उनको इमोशनल सेटिस्फेक्शन होती है कि वो 3 लाइफ सेव कर रहे हैं, और वो उनकी एक इमोशनल बॉन्डिंग भी होती है पेशेंट्स के साथ कि वो खुद से भी आते हैं ना जब उनका वो ड्यूरेशन पूरा हो जाता है। दूसरा एक फ़ायदा ये है उनको कि इन केस अगर उनको या उनके फैमिली मेम्बर को किसी को भी नीड होती है ब्लड की, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एनी कंपोनेंट और एनी नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो इंडस हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा होता है। और उसमें उस टाइम ना उनको पे करना है, ना उनको कोई डोनर प्रोवाइड करना। अच्छा डॉक्टर, अब हम बात करते हैं की चैलेंजेस के बारे में कि क्या की चैलेंजेस हैं जो ब्लड डोनेशन के हवाले से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस हैं। देखिए, अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो ब्लड डोनेशन के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हमारे यहाँ वॉलंटरी डोनेशन का मतलब ट्रेंड नहीं है, और लोगों को उसके बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं है कि ब्लड एक ऐसी प्रोडक्ट है, एक ऐसी चीज़ है कि जो कि अभी कहीं मतलब सिंथेटिक प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो वो किसी न किसी ने डोनेट ही करना है। तो उसकी अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में एजुकेट करना पड़ता है हमें।
और मतलब हमारी प्रोफेशनल डोनर मोबिलाइजेशन टीम्स हैं जो इस पर प्रॉपर वर्किंग करती हैं और जाती हैं फैक्ट्रीज़ में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें जाके लोगों को पहले एक अवेयरनेस सेशन देते हैं कि ब्लड डोनेशन क्या है, उसके क्या फ़वाइद हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कितना इम्पॉर्टेंट है अगर आप डोनेट करते हैं तो उसके मतलब एक वो एंड जहाँ पे पेशेंट्स हैं वहाँ उस चीज़ का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो उन सब के लिए एक तो उनको कन्विंस करना, और दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ थोड़ा सा मतलब एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है फीमेल्स की जो कि ब्लड डोनेशन की तरफ नहीं है। यूजुअली वो फीमेल्स जो है ब्लड डोनेट नहीं करती हैं। थोड़ा सा इशू ये भी है कि हमारी पॉपुलेशन में आयरन डिफिशिएंसी भी बहुत कॉमन है फीमेल्स में। अराउंड 40 to 50% फीमेल्स ऐसी हैं जिनको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है, तो वो वैसे ही एलिजिबल नहीं होती। लेकिन जो एलिजिबल भी हैं वो यूजुअली ब्लड डोनेशन की तरफ नहीं आती हैं। तो एक बहुत बड़ा पार्ट हमारा ये इस तरह एक्सक्लूड हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारी ये है कि स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, कि जो टेस्टिंग रिकमेंडेड है इन्फेक्शस डिजीज़ के लिए वो हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो सेफ़ ब्लड जो है ना, जो सेफ़ ब्लड की डेफिनेशन है उसको अगर फुलफ़िल किया जाए तो वो लोगों में उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि सेफ़ ब्लड क्या होता है, उसका स्टोरेज कितना इंपॉर्टेंट है, किस कंपोनेंट को किस टेम्परेचर पे, किस पर्टिकुलर रेफ्रिजरेटर या फ्रीज़र कहाँ पे उसको प्लेस करना है ताकि वो पेशेंट के लिए यूज़फुल हो। जब पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ हो तो वो इफ़ेक्टिव हो उसके लिए, ये नहीं कि जस्ट आपने उसको यूनिट लगा दिया, उसकी इफ़ेक्टिविटी भी होनी चाहिए। अच्छा, इन चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए इंडस हॉस्पिटल और हेल्थ नेटवर्क के क्या इनिशिएटिव्स हैं, इफ़ यू कैन आल्सो टॉक अबाउट इट। अच्छा, अगर इफ़ यू टॉक अबाउट इंडस इनिशिएटिव्स, देखें इंडस हॉस्पिटल ने जब ये ब्लड स्टार्ट किया तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है बेसिकली सेंट्रलाइज्ड ब्लड बैंकिंग, जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता था। दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो सेंट्रलाइज्ड ब्लड बैंकिंग पे काम कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ डॉक्टर सबा ने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया और ये पूरी टीम को ट्रेन किया और इस पर हमने वर्किंग स्टार्ट की। एक्चुअली सेंट्रलाइज्ड ब्लड बैंकिंग से फ़ायदा ये होता है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड वर्किंग होती है, एक प्लेस होती है जहाँ पे सारी जितने भी हमारे ब्लड कैंप्स हैं, जितनी भी ड्राइव्स हो रही होती हैं, वो सारा ब्लड कलेक्ट होके सेंट्रल लैब में आता है, ठीक है। वहीं उसकी सारी टेस्टिंग होती है, वेल ट्रेंड स्टाफ है, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग अवेलेबल है जो कि इंटरनेशनली रिकमेंडेड है, जैसा कि मैंने आपको बताया नेट टेस्टिंग हमारे पास हो रही है। तो वो सब सारी फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ अवेलेबल हैं। और वहीं से जितने भी दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, जितने सेंटर्स हैं, जिसके साथ इंडस का कोलैबोरेशन है, उनको हम एक ही प्रोटोकॉल पे एक ही तरह से बनाए गए ब्लड कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर नीलम, आपने टाइम निकाल के आप आई और हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी, और स्पेशली ब्लड डोनेशंस पे जो आपने बात की है, आई एम श्योर इट्स वेरी इम्पैक्टफुल। एंड अगर आपको कोई की मैसेज देना हो हमारी ऑडियंस को तो यू हैव द मैसेज में ये देना चाहूँगी कि आप लोग आएँ, ब्लड डोनेट करें, जो भी आपका नियरेस्ट ब्लड बैंक है वहाँ पे जाके ब्लड डोनेट करें। स्पेशली कोविड की वजह से अभी इसमें बहुत ज़्यादा फॉल आया है ना, हमारे पास भी जो कि ब्लड ड्राइव्स थी वो भी कम हो गई बहुत सारे। स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हमारी जो मेन डोनर्स हैं वो यंगस्टर्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, वहाँ से भी हमारी ब्लड ड्राइव्स कम हो गई हैं। उसके अलावा दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी ऑब्वियसली मतलब स्टाफ कम हो गया है, तो हमारे पास इसको जो है कलेक्शन काफ़ी ड्रॉप हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगी आप सब लोगों से कि आप लोग प्लीज़ ब्लड डोनेट करें और पेशेंट्स की लाइफ सेव करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिखिए या हमें इनबॉक्स करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन सवालों का जवाब दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।